बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन के पूरे होल टॉपिक को 4 लेक्चर की सीरीज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस सीरीज़ के 2 लेक्चर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत फीफो वेटेड एवरेज और पीरियोडिक सिस्टम के तहत लेक्चर 2 के अंदर हम फीफो वेटेड एवरेज को रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज इस 4 लेक्चर सीरीज़ का 3rd लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, रेटेड प्राइस मेथड और फिर एलसीएम लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट मेथड को स्टडी करेंगे। तो बकिया 3 लेक्चर, बकिया फर्स्ट लेक्चर जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पर था, लेक्चर फर्स्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और फिर लीफो फीफो वेटेड एवरेज पीरियोडिक सिस्टम के तहत लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के मौजूद है। और आज 3rd लेक्चर जिसमें हम 4 मेथड को स्टडी करेंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे, वो लेक्चर 3 होगा। इसके बाद आखिरी लेक्चर 4 भी रिकॉर्ड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज लेक्चर 3 के अंदर हम सबसे पहले स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को एग्जाम्पल के क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सॉरी, और ये क्वेश्चंस अडॉप्टेड एंड 1995 प्राइवेट यूओके यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एग्ज़ाम पेपर बीकॉम के एग्ज़ाम से लिए गए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री बताई हुई है कुछ इस तरीके से। बिगनिंग इन्वेंट्री अक्टूबर 1 400 यूनिट्स 6.25 के रेट से और बाकी पे परचेजिंग के रेट दिए हुए हैं। इसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एंड की इन्वेंट्री के यूनिट कौन से हैं। तो ये एक आसान मेथड है और एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है। लास्ट टाइम बीकॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पेपर के मुताबिक 95 में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सवाल को की रिक्वायरमेंट से पहले हम पूरे सवाल को प्रॉपर्ली देखते हैं। और ये ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी, फिर परचेजिंग्स और फिर इसके बाद अक्टूबर 31 500 यूनिट्स रिमेन इन इन्वेंट्री एंड ये इन्वेंट्री के अंदर एंड के अंदर जो एंडिंग यूनिट रिमेन रह गए बाकी बच गए वो 500 यूनिट हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज़ यूज़ करती है कंपनी। तो इसके तहत हम देखते हैं रिक्वायरमेंट हमारी इस सवाल की है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है फॉर द फॉलोइंग मेथड के ज़रिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और उसके ब्रैकेट के अंदर आपको हाईलाइट किया है कि एंडिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट हैं वो 8 अक्टूबर के और 19 अक्टूबर की परचेज के रिमेनिंग होंगे। एवरेज फीफो और लीफो हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आज हम इन मेथड पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही को यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के मुताबिक सवाल को सॉल्व करने की सबसे पहले हमें प्रीवियस 2 लेक्चर की तरह एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और वो कॉस्ट शेड्यूल है। तो उसके अंदर कंपनी का नाम और शेड्यूल फॉर टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड एंड अक्टूबर 31 यानी दिया हुआ हमें। तो डेट पार्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री 400 यूनिट है और उनकी रेट 6.25 है। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकाला। इसी तरीके से बाकी तीनों परचेजिंग की जो यूनिट है हमें यहाँ पर तीनों परचेजिंग डेट वाइज हम लिखते गए और उनकी यूनिट्स की तादाद हमने 300, 200 एंड 500 यहाँ पुट करी और पर यूनिट कॉस्ट को भी रिकॉर्ड किया। मल्टीप्लाई देंगे और उनके अमाउंट निकालेंगे, फिर यहाँ टोटल कर लेंगे हम। तो इस वक्त टोटल इस बिज़नेस के बाद 200 यूनिट्स हैं और उनका अमाउंट 13,400 बनता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि लास्ट के अंदर 500 यूनिट रिमेन हो गए जो अनसोल्ड है, बिके नहीं है, बच गए। तो इसका मतलब ये है कि एंड में इस तारीख में 500 यूनिट बचे। तो टोटल यूनिट 2000 बनते थे, उनमें से कंपनी के अगर 500 यूनिट बचते हैं इसका मतलब है 1500 यूनिट्स कंपनी ने सोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ लेस यूनिट सोल्ड के मतलब ये मालूम किए कि 2000 टोटल यूनिट में से 500 में जो अनसोल्ड है या बिके नहीं है, रिमेनिंग बच गए, उनको माइनस करेंगे तो उसका मतलब है 1500 यूनिट कंपनी सोल्ड कर चुकी है। तो बात वही है 2000 यूनिट में से 1500 यूनिट को माइनस करें तो पता चलता है कि एंड में जो यूनिट बचते हैं वो 500 हैं। तो
अब जो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें मालूम करना है, जो 500 यूनिट एंड में कंपनी के पास अनसोल्ड रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो जो मेथड है इस वक्त उसका नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जैसे कि इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि एंड के अंदर जो यूनिट बचे हैं वो कौन से हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये हाईलाइट करके बताया गया कि जो 500 यूनिट बचे हैं वो अक्टूबर की 8 तारीख वाले और अक्टूबर 19 वाले हैं। तो जब हम इसका शेड्यूल कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाएंगे तो कंपनी का हम डैश कंपनी कंपटीशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर द पीरियड एंड हो रहा है। डेट पार्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट ऐसे लिखें और 500 यूनिट जो हमें पूरे करने हैं वो यहाँ हाईलाइटेड है, जो एंडिंग में स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकेशन बता दी कि ये मखसूस यूनिट जो हैं एंड में बचेंगे, एक तो अक्टूबर 8 और एक 19 के। तो अक्टूबर 8 की यूनिट आप देखते हैं कितने जी, शेड्यूल में देखना बेटर है। अक्टूबर 8 की यूनिट 300 और 19 के अक्टूबर 19 जो क्वेश्चन में बताया गया था अक्टूबर 19 की यूनिट 200। इस तरह टोटल यूनिट कितने बन जाएंगी 500 यूनिट। तो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के अंदर इन्हीं यूनिट को यहाँ लिख के दिखा देंगे। 8 अक्टूबर की 25 की जो यूनिट बचे हैं वो 300 है। रेट वही है जो क्वेश्चन में दिया है 6.50 मल्टीप्लाई 1950 और इसी तरह दूसरी यूनिट जो बताए गए थे 500 के वो 19 अक्टूबर के बताए गए थे, तो वो यूनिट है 200। हमने यहाँ 48 200 उसका रेट है 6.75 का 6.75 मल्टीप्लाई देंगे तो 1350 टोटल कर लिया जाए तो अमाउंट बनता है 3300। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 500 यूनिट जो अनसोल्ड है एंड में बच गए उसकी कॉस्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के तहत 3500 आती है। तो इस तरह क्योंकि सिंपल सा मेथड है, इसमें आपको हाईलाइटेड कर दिया जाता है कि एंड में जो यूनिट बच रहे हैं वो कौन से होंगे, तो आपको आसानी से शेड्यूल से वो यूनिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हाईलाइटेड था कि अक्टूबर 8 के जो यूनिट हैं वो बचे और अक्टूबर 19 की यूनिट है वो बचे और एंडिंग यूनिट आपको पता था कि एंड में यूनिट है वो टोटल कितने 500। तो जब आप अक्टूबर 8 की यूनिट देखते हैं तो वो 300 है और 19 की देखते हैं तो वो 200। इस टोटल खुद ब खुद ही आपका 500 यूनिट एंड हाईलाइटेड है, स्पेसिफाई हुए हैं और नहीं यहाँ लिख के दिखा देते हैं। इस तरह कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के तहत हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के बाद हम ग्रॉस फॉर्मेट मेथड को देखेंगे और ये हमारा 5वां मेथड होगा। ग्रॉस फॉर्मेट मेथड को के ज़रिए एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मेट को रीड करते हैं और उसकी बुनियाद पे ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप ग्रॉस फॉर्मेट मेथड स्टार्ट करेंगे तो आप हेडिंग्स वगैरह कुछ इसी तरीके से डालेंगे, कंपनी का नाम, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आप निकाल लेंगे और मेथड का नाम ग्रॉस फॉर्मेट मेथड है, डेट वगैरह लिख दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट बताता है कि अगर इस मेथड के ज़रिए ग्रॉस फॉर्मेट मेथड के ज़रिए अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट की तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टाइप का कुछ एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। सबसे पहले आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे जो क्वेश्चन आपको गिवन होगी, उसके अंदर आपको परचेजिंग को ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशंस ऐड करना पड़ेगी, परचेज रिटर्न अलाउंस और परचेज डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है तो वो इनमें से माइनस करके नेट परचेज निकाला जाएगा। जो फिगर इधर आएगा उसको ऊपर वाली ओपनिंग इन्वेंट्री में जमा करेंगे तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। इसके अंदर से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के तहत मालूम हो जाएगी। लेकिन बाद सवालात के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको नहीं दी होगी। बाद सवालात ऐसे होंगे जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली जब तीनों फिगर ना हो तो डायरेक्टली आपकी जो परचेज होगी वही आपकी नेट परचेज बन जाएगी, उसे ही आप ऊपर वाले फिगर में ऐड कर लेंगे तो अवेलेबल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी वो आपको मालूम करना पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के जरिए के क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन का एक फार्मूला है कि अगर आपको इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल, अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट सेल के ऊपर हो, यानी लिखा जाए कि 40% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, कंपनी की पॉलिसी है कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट सेल के ऊपर है, तो उसके ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल डिवाइडेड बाय 100। इस फार्मूले के ज़रिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करेंगे और ऊपर यहाँ पर लाके माइनस करा देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर है ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट का रेट, इफ़ द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट पर हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर दिया हो जो सवाल में मेंशन होता है, तो उस सूरत के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए वाला फार्मूला अप्लाई करना
पड़ेगा नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस GP परसेंट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस सिचुएशन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट रेट सवाल में दिया हुआ है, तो इस फार्मूले के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के आपको शेड्यूल से माइनस कराना पड़ेगी। बहुत सूरतों में नेट सेल आपको ना दी हो सवाल के अंदर, तो वो निकालने के लिए सेल में से सेल एंड सेल डिस्काउंट को माइनस करना नेट सेल आ जाती है। अगर इस सवाल से सिंपल सेल दी है तो फिर वही नेट सेल सपोज हो जाती है। तो ये चार्ट और यह फॉर्मेट बहुत अहम है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये पॉसिबल तमाम सूरतें लिखी हुई क्वेश्चन में, तमाम चीज़ें अगर मौजूद हों तो इस तरह के क्वेश्चन में ये कुछ बहुत सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बहुत सवाल ऐसे होंगे जिसके अंदर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन के अंदर दी हुई चीज़ें उसकी बुनियाद पर हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 1991 के पेपर से अडॉप्टेड क्वेश्चन है KU के BCom पार्ट 1। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1, 1991 30,000, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 30,000 है। परचेजिंग ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने आपने जो परचेजिंग की वो 90,000 है। फेरिटिन जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं, यहाँ फेरिडिन के नाम से दिया हुआ है 3,000 रुपये, और परचेज रिटर्न 4,000 रुपये, परचेज डिस्काउंट 1,000 रुपये एंड सेल आपके पास 1,35,000 रुपये है। वर मेड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट 30%, यानी सेल वर मेड का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज का रेट सेल के ऊपर है 30%। जो बात हमने यहाँ मेंशन की कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेल के ऊपर होगा तो इस फार्म से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी। अगर वहाँ पर बोल दिया जाता है कि कॉस्ट रेट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर है तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई होता। तो अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन के बाद रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा है फ्रॉम द डेटा अबव एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जून 30, 1991 आपको कैलकुलेट करना है। तरीक़ेकार से वो ये कंपनी का नाम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एंड की कॉस्ट मालूम कर रहे हैं इन्वेंट्री की हम, और मेथड इस वक्त हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, और पीरियड जो एंड हो रहा है जून 30, 1991 के अंदर। तो जैसे कि स्केच या फॉर्मेट आपको बता, तो स्केच हमें बताता है कि सबसे पहले हमें इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री लेना है और इसके बाद परचेज और ट्रांसपोर्ट इस कॉलम में लिखना है। तो हम क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं कि तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें यहाँ पर 30,000 दी हुई है, तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 30,000 लेते हैं, और परचेजिंग हमें जो गिवन है यहाँ पर वो 90,000 प्लस कर ट्रांसपोर्टेशन देना होती है। लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेरिडिन का इस्तेमाल होता है, हम फेरिडिन भी बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, तो यहाँ पर फेरिडिन के 3,000 रुपये आ जाते हैं। तो आधा शेड्यूल कंप्लीट एक बार फिर शेड्यूल की तरफ जाते हैं। तो जो शेड्यूल या कैलकुलेटिंग फॉर्मेट हमें बताता है कि जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ले चुके हैं तो सवाल के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो इनमें से अमाउंट में से लेस करना पड़ेगा। बात सूरतों में हो सकता है कि ये चीज़ आपको ना दी हुई हो या सिर्फ डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो जितनी पॉसिबल चीज़ें इस चार्ट के मुताबिक या इस फॉर्मेट के तो आपको दी हुई है तो आपको यूज़ करना पड़ेगी, बाकी आपको छोड़ देना पड़ेगी। तो इस सवाल के अंदर तमाम चीज़ें दी हुई है। तो हमें पता है कि परचेजेस डिस्काउंट 1,000 और इसके साथ ही परचेज रिटर्न 4,000 रुपये की। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं इस फॉर्मेट को, परचेज रिटर्न 4,000 और परचेज डिस्काउंट 1,000। तो इन अमाउंट को प्लस करके इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो नेट फिगर जो आता है वो 88,000 रुपये आता है। अब आप इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लेते हैं, 30,000 88,000, तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फिगर हमारे पास आता है 1,18,000 रुपये। इसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कराना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती, हमें निकालना पड़ेगी। तो अगर परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज का रेट सेल के ऊपर है तो इस फार्मूले से निकालना पड़ेगी, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है तो फार्मूला फिर ही अप्लाई करेगा। तो हमारे पास जो सवाल है 991 का, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेल के ऊपर है। तो हम ये पहला वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सेल वन मेड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट 30%। तो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस GP परसेंट ऑन सेल डिवाइडेड बाय 100। तो हमें नेट सेल क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो 1,35,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो है 30% का है। तो हम यहाँ पर नेट सेल 1,35,000 है मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का माइनस GP का परसेंट 30 है। तो हमने यहाँ 30 पुट किया, जो GP परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट 30 जो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है ये गिवन हमें, इसके बाद डिवाइडेड बाय 100 है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फार्मूले को।
तो फिगर आता है हमारे पास 1,30 माइनस किया तो 70, इसको ऐसे मल्टीप्लाई के डिवाइड देंगे तो 94,500। इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमें यहाँ मालूम हो गई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो जाती है तो हम लेस कर देते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को गुड्स अवेलेबल सेल में से माइनस किया तो अमाउंट जो आता है 23,000। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हो जाती है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के जरिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यहाँ पर लिखा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फार्मूला फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेल के ऊपर है तो ये जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेल के ऊपर था तो हमने ये वाला फार्मूले के ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम की। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेट ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जीपी रेट या ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट है या ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो फार्मूला ये यूज़ होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने। बाद सवाल के अंदर डायरेक्ट आपको सेल दी, जिस सवाल के अंदर सेल दी थी वही आपको नेट सेल होगी। लेकिन बाद क्वेश्चन के अंदर सेल के साथ से डिस्काउंट भी हो सकता है तो नेट सेल आपको निकालने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान में रखनी है कि हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि तमाम चीज़ें आपको सवाल पे दी हैं। बास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और सिर्फ परचेजिंग होगी, ना तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना आपके पास परचेज रिटर्न पर डिस्काउंट होगा। तो डायरेक्टली ये तीनों चीज़ें पॉइंट स्कैप हो जाएंगे और डायरेक्टली परचेज ही हमारी नेट परचेज होगी वो इधर डायरेक्ट इस कॉलम में लिख दी जाएगी या यहाँ लिख के आप यहाँ लिख दें इसी फिगर को। तो इन दोनों को जमा करके अवेलेबल आपके पास आ जाएगी। और बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दो फार्मूले से कोई भी एक फार्मूला यूज़ हो सकता है। इस तरह बहुत सिंपल सा तरीका है कॉस्ट प्रॉफिट मेथड जो हम अप्लाई करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को मालूम करने के लिए। तो आपने एक बार फिर देख लेते हैं रिव्यू में मर्चेंट इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी, फिर हमने ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई थी और परचेजिंग क्वेश्चन में आपको गिवन है ये हमने ली। परचेजेस रिटर्न 40,000, परचेज डिस्काउंट 1,000, ये तमाम यहाँ माइनस हुए। इन दोनों को जमा करके इन दो फिगर को माइनस करें नेट फिगर 88 और इसको इसमें प्लस कर लिया तो 1,1800 1,18,000 और फिर उसके बाद अवेलेबल आई और उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ कैलकुलेट करके निकाली क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो था वो 30% और किसके ऊपर था सेल पे, सेल वन मेड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट 30%। तो इस वजह से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के ये फार्मूला अप्लाई किया नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस जीबी ऑन परसेंट ऑन सेल डिवाइडेड बाय 100। तो नेट सेल हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी 1,35,000 जो सवाल में गिवन है ये आपके पास यहाँ मेंशन है। सही है जी। फिर उसके बाद 100 में से हमने जीपी का परसेंट जो 30% क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा। परसेंटेज का साइन यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 100 में से हम वैसे ही माइनस करें तो नीचे 100 भी होता है। तो डायरेक्ट सिर्फ फिगर लिखेंगे 30 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 70, इसको मल्टीप्लाई देखिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है जिसे हम यहाँ इस फॉर्मेट के मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पुट करके ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के तहत आ जाती है। तो अब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 6 या छठे मेथड की तरफ आते हैं जो कि रिटेल प्राइस मेथड है। और रिटेल प्राइस मेथड के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह मालूम की जाती है उसका तरीक़ेकार हम पहले एक फॉर्मेट के तरीके समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मेट कंप्लीट फॉर्मेट है कि सवाल की रिक्वायरमेंट में किसी भी तरह का सवाल आए तो अगर हम इस फॉर्मेट पे रख के सवाल करेंगे तो आप इजली रिटेल प्राइस मेथड के एंडिंग इन्वेंट्री आराम से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीक़ेकार वही कंपनी का नाम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और बाय रिटेल प्राइस मेथड फॉर द पीरियड एंड डिसम्बर 30 जो पीरियड होगी वो डाल दी जाएगी जहाँ पीरियड एंड और होगा। और चार्ट की बताएगी पार्टिकुलर कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस के दो कॉलम बन जाएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस पे और रिटेल प्राइस पे आपको लिखना पड़ेगी। फिर परचेजिंग भी कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस पे। ट्रांसपोर्टेशन अगर दी हुई है तो दोनों रिटेल प्राइस कॉस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पुट करना पड़ेगी। और फिर वही परचेज रिटर्न पर डिस्काउंट अगर होंगे तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट जब इस ऊपर की पूरी सिचुएशन को आप तीनों फिगर को प्लस करते हुए और इन दो फिगर को माइनस करके अमाउंट जो निकालेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगी कॉस्ट प्राइस पे और ये रिटेल प्राइस पे। इसके फर्दर कैलकुलेशन के अंदर आपको सेल्स को इसमें से माइनस करना पड़ेगा रिटेल प्राइस वाली साइड पे से और से रिटर्न और से डिस्काउंट की अमाउंट को इन फिगर्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल प्राइस आएगी और फिर उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को कम्प्लीटली निकालेंगे
तो उसके लिए जो नेक्स्ट फार्मूला लगेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट रेटल प्राइस मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एट रेटल प्राइस। तो अगर आप इस सवाल को समझना चाहते हैं तो आराम से सबसे पहले एक तरीक़ाकार ये रहेगा कि आप इस फॉर्मेट का या इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लें और उसको सामने रख के सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे तो इसलिए आप हल कर पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं और सवाल इस फॉर्मेट के मुताबिक सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 1995 KU यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पेपर से अडॉप्टेड है और BCom पार्ट 1 प्राइवेट का रेगुलर प्राइवेट साइंस। तो जी सवाल कुछ इस तरीके से द फॉलोइंग डेटा 1994 हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ द बिलाल कंपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस पे और रिटेल प्राइस पे परचेजिंग दोनों रिटेल और कॉस्ट दोनों दी हुई है। सेल रिटर्न और सेल रिटर्न आपको दी हुई है और सेल सेल दी हुई 4,30,000 सेल रिटर्न लॉस भी आपको दी हुई है और एक पार्ट के मुताबिक कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल प्राइस आपको निकालना है। छोटा सा सवाल है। तरीक़ेकार वो ये है, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखा बिलाल कंपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय रिटेल प्राइस मेथड फॉर द पीरियड एंड December 31, 1984। कॉलमिंग तरीक़ेकार वही है, पार्टिकुलर कॉस्ट प्राइस पे और रिटेल प्राइस पे। तो एक दफ़ा हम फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री दोनों जगह पुट करना है और परचेजिंग भी दोनों जगह पुट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस में 55,000 और यहाँ 60,000 दी हुई और परचेजिंग भी 3,01,000 3,10,000 और यहाँ पर 4,40,000 गिवन है। तो हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस पे और फिर रिटेल प्राइस पे पुट करी, फिर ऐड की परचेजिंग 3,10,000 में कॉस्ट प्राइस पे जो क्वेश्चन में गिवन है और फिर रिटेल प्राइस पे। इस शेड्यूल के मुताबिक बकिया चीज़ें हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन भी नहीं है, परचेज रिटर्न अलाउंस भी नहीं है, परचेज डिस्काउंट भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी चीज़ दी जाएगी तो वो आपको सवाल सॉल्व करते वक्त यहाँ पर ऐड लेस करना पड़ेगी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन अगर होती तो ऐड होता, परचेज रिटर्न अलाउंस अगर होता तो इन दोनों जगहों पे क्या करना पड़ता, लेस, और डिस्काउंट पे होता तो लेस करना। तो ये तीन चीज़ें शेड्यूल इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर स्कैप है जो नहीं, तो हमें ये तीनों चीज़ें यहाँ से छोड़ना पड़ेंगी। तो डायरेक्टली जो हम इन दो फिगर को ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेस को जमा करेंगे तो डायरेक्टली अवेलेबल निकल आती है। तो यहाँ पर हम यही करें, तो हमने इन दोनों फिगर्स को जमा किया तो अवेलेबल यहाँ पर 3,65,000, यहाँ पर 5 लाख रुपये आती है। उसके बाद कंप्लीट करते हैं बकिया चार्ट को फॉर्मेट को, तो उसके मुताबिक जब अवेलेबल आ जाती है तो उसमें सेल को यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, रिटर्न और डिस्काउंट को यहाँ ऐड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में आई थिंक रिटर्न दी हुई और डिस्काउंट नहीं है, तो ये वाली साइड छोड़ देंगे, हम सेल्स को माइनस करा लेंगे और रिटर्न को ऐड कराते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये सेल और ये रिटर्न, तो चार्ट के मुताबिक सेल के पैसे रिटर्न प्राइस साइड पे से माइनस कराना है और सेल के पैसे माइनस कराना है। तो सेल हमें क्वेश्चन में दी हुई है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस पे सॉरी, रिटेल प्राइस पे सॉरी 4,30,000 और रिटर्न हमें दी हुई है 10,000। तो हम यहाँ सेल को माइनस करा रहे हैं लिख के और रिटर्न अलाउंस के पैसों को यहाँ ऐड कराते हैं और डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है तो डिस्काउंट हम यहाँ से रहने देंगे। तो जो अमाउंट आएगा उसको कॉस्ट ऑफ एंडिंग रिटेल प्राइस कहेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद चार्ट में इन दोनों को, तो ये आता है कॉस्ट ऑफ एंडिंग रिटेल प्राइस 80,000। अब फर्दर हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ता है। ये फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हम मालूम करना है हमें, तो उसके लिए गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट प्राइस और गुड्स अवेलेबल सेल एट रिटेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस से हमें मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फार्मूले के मुताबिक गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट प्राइस में गुड्स अवेलेबल सेल कितनी है, 3,60,000, वो ऊपर आएगी तो ऊपर लिखी है हमने। और फिर गुड्स अवेलेबल सेल एट रिटेल प्राइस कितनी है, 5 लाख, वो नीचे आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस जो हमने अभी चार्ट में निकाली है वो 80,000, तो वो इधर आ जाएगी। अब इन दोनों फिगर को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट था 58,400। तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइस होगी। तो इस तरह हमने रिटेल प्राइस मेथड के ज़रिए भी एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सीखी।
जी तो जी अब हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन का लास्ट 7 मेथड लोअर कॉस्ट और मार्केट मेथड के ज़रिए एंडिंग इन्वेंटरी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसके लिए हम क्वेश्चन को सामने रखते हैं। ये क्वेश्चन 1996 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कराची बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से अडॉप्टेड है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इनाम कंपनी हैव द फॉलोइंग आइटम इन्वेंटरी ऑन सितंबर 30, 1995। कैटेगरी दी हुई कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। इन्वेंट्री ऑफ इनकी कैटेगरी है, कैटेगरी ए में 2 आइटम है 1 और 2, उनके प्राइसेस कॉस्ट प्राइस पे और फिर मार्केट प्राइस पे दिए गए। और फिर कैटेगरी बी है, उसमें भी 2 आइटम हैं जो 3 और 4 के नाम से मेंशन किए गए, तो उनकी भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट के मुताबिक वो चीज़ कितने में सेट हो रही है वो भी दी हुई। अब आपको रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की बताती है कि रिक्वायर्ड है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी निकालना है। अगर कंपनी यूज़ करती है और लोअर कॉस्ट और मार्केट मेथड को यूज़ करती है अपनी एंडिंग की इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, तो उस मेथड के ज़रिए आपको यहाँ पर एंडिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करना है। और लोअर कॉस्ट और मार्केट मेथड में जो रूल लगेंगे वो रूल है आइटम बाय आइटम एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करना है, कैटेगरी वाइज भी मालूम करना है और इन्वेंटरी एज होल भी आपको मालूम करना है। तो हम इस सवाल को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने इन्वेंटरी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का कॉलम है। तो ये 2 कॉलम तो आप यहाँ पर स्केच करते वक्त बनाएंगे, लेकिन 3 क्योंकि रूल हैं, 3 रूल के मुताबिक इन्वेंटरी निकालना है। तो पहला रूल जो था रूल आइटम बाय आइटम, तो हम यहाँ आइटम बाय आइटम का एक कॉलम बनाएंगे। फिर कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर एज होल भी कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कॉलमिंग कुछ इस तरीके से इसकी स्केलिंग करना पड़ती है कॉलम की कि सबसे पहले आप कंपनी का नाम, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी और मेथड का नाम लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केट मेथड फॉर द पीरियड सितंबर 30, 1985। तो आप स्केचिंग करेंगे लाइन। तो सबसे पहले इन्वेंटरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3 कॉलम, ये 2 कॉलम तो आपके हैं ही 3 कॉलम, तो ये तो वैसे ही आप बना लेंगे और 3 एडिशनल बनाएंगे। तो इस एक ही पेज पे जब आप बनाते हैं तो लाइन खींचिए आपने, और पहला इन्वेंटरी का कॉलम, फिर कॉस्ट प्राइस का, फिर मार्केट प्राइस का, यहाँ लाइन ड्रॉ करके मेथड बताते हैं लोअर कॉस्ट और मार्केट। रूल जो सवाल में मेंशन किए हुए रिक्वायरमेंट बताएंगे आइटम बाय आइटम। सबसे पहले आइटम बाय आइटम, तो हमने आइटम बाय आइटम रूल आइटम बाय आइटम है। फिर कैटेगरी वाइज भी एंडिंग इन्वेंटरी कैटेगरी वाइज भी देखना पड़ेगी और फिर एज होल भी लेना पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने चार्ट बना लिया। तो सबसे पहले आप कैटेगरी में आइटम 1 आइटम 2 लेंगे और जो अमाउंट यहाँ दिए हुए आपके आप ऐसे उतार दोगे। ये दोनों आइटम हमने यहाँ पर आइटम 1 के जो अमाउंट था 1000, हमने 1000 लिखा, और 2 का कितना था कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये वो लिख दिया, और मार्केट प्राइस है 700 इसका भी, और ये 1300। फिर आप इनको टोटल कर लेंगे तो यहाँ टोटल अमाउंट 2200 आता है। यहाँ पर अमाउंट टोटल करने पर 2000 आता है। इसी तरीके से आप इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो कैटेगरी बी के आइटम के पैसे ले लेंगे कॉस्ट प्राइस पे 2000 और फिर 2500, आइटम नंबर 3 के 2000, आइटम 4 के 2400, और यहाँ पर 2400 और यहाँ पर 2200 लिए। अब इन अमाउंट को भी टोटल कर लेते हैं तो 4600, इस दोनों को टोटल कर लेते हैं तो 4600 और यहाँ पर 4500 रुपये बनता है। अब इसके बाद आप इसको फर्दर टोटल करें, यानी इन 2 आइटम का टोटल और इन 2 आइटम का, इन दोनों को टोटल कर लें तो कुल टोटल कॉस्ट प्राइस में 6700 और यहाँ पर कुल टोटल 6600 बनता है। यानी ये वाले टोटल और ये वाला टोटल, इन दोनों को टोटल करने पे अमाउंट आ जाता है। जब आप टोटलिंग कर लेते हैं तो फिर आप रूल फॉलो करते हैं कि रूल ये है कि लोअर और कॉस्ट, जो कॉस्ट लो होगी वो वाला माल एंड में बचेगा। यानी इस कंपनी की पॉलिसी ये है कि जो जिस आइटम की कॉस्ट कम होती है वो कंपनी सेल नहीं करती बल्कि बेचने से रोक लेती है। तो इसी तरह एंड में जो इन्वेंटरी बचेगी वो लो कॉस्ट वाली बचेगी। अब लो कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम आइटम बाय आइटम देखेंगे। इसमें आइटम बाय आइटम सबसे पहले आप आइटम 1 में देखें 1000 और 700। तो लो कॉस्ट किसकी है जी, कॉस्ट प्राइस की या मार्केट की? प्राइस लो है, लोअर कॉस्ट है, तो ये आप इधर लिख देंगे, सही है। इसी तरीके आइटम 2 के अंदर लो प्राइस किसकी है, मार्केट की जो है 1300 और कॉस्ट भी 1200, तो ये कम है लो, तो आप ये वाले प्राइस यहाँ ले लेंगे। इसी तरीके से आइटम 3 पर आएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2000 और 2400, तो लो प्राइस कॉस्ट की है तो ये कॉस्ट की प्राइस आप यहाँ ले लेंगे।
इसी तरीके से जब इधर आइटम 4 पे आएंगे तो यहाँ लो प्राइस किसके, मार्केट के, तो अब किसके प्राइस लेना पड़ेंगे यहाँ पर, मार्केट के 2020। तो लो प्राइस जिसके होंगे दोनों में से आइटम में कंपेयर करेंगे, चाहे मार्केट के हो चाहे कॉस्ट प्राइस के, वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लो प्राइस जो हैं वो मार्केट के 2020, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये लो ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर लो मार्केट के तेल ये लिए, यहाँ पर कॉस्ट के थे तो कॉस्ट के लिए, यहाँ पर मार्केट कॉस्ट के लो प्राइस थे तो आइटम 3 में तो वो लिए, और यहाँ पर मार्केट के थे तो ये लिए। तो ये आइटम बाय आइटम लोअर कॉस्ट वाले प्राइसेस हम यहाँ लिखते गए। इसी तरीके आप आते हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी ए का टोटल ये कॉस्ट प्राइस का और ये मार्केट, तो इन दोनों टोटल में से कौन सा टोटल कैटेगरी का लो है मार्केट का ये, तो कैटेगरी वाइज में लो टोटल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाले पैसे आप यहाँ लिख देंगे। अब कैटेगरी 2 पर बी पर आते हैं। कैटेगरी बी में टोटल हुए में ये टोटल है कैटेगरी बी का टोटल कॉस्ट प्राइस का टोटल और ये मार्केट का। तो लो टोटल किसका है जी, कॉस्ट का है 4500। तो ये वाले पैसे यहाँ लिए जाएंगे, सही है। तो ये कैटेगरी के टोटल लो ले लिए। लोअर कॉस्ट मार्केट में जो लो है वो पैसे एंडिंग इन्वेंट्री में बचेंगे, यानी लो प्राइस वाली माल बिकेगा नहीं, वो कंपनी अपने पास रोक लेगी। इसी वजह से एंडिंग इन्वेंट्री लो प्राइस वाली होगी, चाहे वह कॉस्ट प्राइस वाले प्राइस हो या मार्केट वाले। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये करने के बाद फिर हम आते हैं एज होल टोटल पे। एज होल सारी चीज़ों का टोटल, इन चारों अमाउंट का टोटल और इन चारों अमाउंट। तो इसमें एज होल देखा जाए तो लो प्राइस किसके एज होल, क्या कॉस्ट प्राइस के क्या मार्केट के। तो आप देखते हैं कि मार्केट के प्राइस लो हैं, लोअर कॉस्ट 6000 से ये ज़्यादा हैं, तो ये वाले पैसे एज होल में यहाँ आ जाएंगे। तो इसी तरह हमने एंडिंग इन्वेंट्री एज होल मालूम करी, कैटेगरी वाइज मालूम करी और रूल आइटम बाय आइटम। तो अब इन तमाम अमाउंट का टोटल कर लिया जाए तो यहाँ 6100 बनता है, यहाँ पर 6500 और यहाँ बनता है 6600। तो इससे ना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाली, आइटम बाय आइटम एंडिंग इन्वेंट्री जो आ रही है वो 6100 आ रही है, कैटेगरी वाइज जो आ रही है वो 6500 रुपये आ रही है और एज होल जो आ रही है वो 6600 आ रही है। तो ये हमने जो मेथड था लोअर कॉस्ट मार्केट मेथड के ज़रिए भी एंडिंग इन्वेंट्री 3 रूल के ज़रिए निकाली, आइटम बाय आइटम, कैटेगरी वाइज और एज होल। तो आपको ये चार्ट टोटलिंग करने के बाद सिर्फ ये देखना है कि आइटम में देखना है कि लो प्राइस किसने, जैसे इसमें देखा 7, इसमें लो प्राइस देखे 1200, इसमें आइटम में देख रहे हैं तो इसमें लो प्राइस ये वाले ये ले लिए, इसमें लो प्राइस ये वाले तो ये ले लिए बस। फिर हम कैटेगरी पे आते हैं। कैटेगरी ए के टोटल है, ये कॉस्ट का है और ये वाला मार्केट का है। तो लो प्राइस ये तो ये आ गए, यहाँ पर देखें तो कैटेगरी के टोटल में ये और ये लो है, ये वाले आ जाएंगे। और इस तरह एज होल देख रहे हैं, एज होल में लो प्राइस कौन से जी, ये वाले, तो ये वाले आते हैं, फिर टोटल कर लेते हैं। तो इस तरह हमने लोअर कॉस्ट और मार्केट मेथड के ज़रिए भी एंडिंग इन्वेंट्री मालूम की। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करेंगे जो जनरल एंट्री पर डिपेंड करेगा, परपेचुअल और पीरियोडिक की। शुक्रिया।